हेलो स्टूडेंट्स, रीट लेवल 2 डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कक्षा 9 और कक्षा 11 का टॉपिक डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब क्या है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, उसको देखें। तो सबसे पहले डाल्टन ने कहा कि कोई भी जो पदार्थ है, कोई भी पदार्थ वो छोटे छोटे कणों से बना है। छोटे छोटे कोई भी पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से बना है। इन कणों को डाल्टन ने परमाणु नाम दिया। तो कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना होता है जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। परमाणु जो होते हैं वो अविभाज्य कण होते हैं जिनके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सके। तो दूसरी बात, परमाणु जो है वो अविभाज्य कण है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो डाल्टन के जो 6 बिंदु हैं वो 6 के 6 हमने डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है अगला प्रश्न देते हैं निम्न में से कौन सा कथन डाल्टन के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन डाल्टन के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो अपने को 6 के 6 पॉइंट डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले डाल्टन ने कहा पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना है जिसे हम परमाणु कहते हैं। और फिर कहा परमाणु जो होता है वो अविभाज्य कण होता है, अर्थात जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। और तीसरी बात उन्होंने कही, एक ही तत्व के अगर मैं परमाणु लूं, एक ही तत्व के परमाणु जो होते हैं उनके भार, आकार, रासायनिक गुण बिल्कुल सेम होते हैं। गुण जो होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। एक ही तत्व के परमाणु आपस में सेम गुण रखते हैं। जैसे मान लो मैं तत्व ले लूँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तत्व मैंने ले लिया, तो इसमें एक परमाणु H, दूसरा भी H, तीसरा भी H, चौथा भी H, ये परमाणु हैं सारे। तो इनके गुणों में कोई फर्क नहीं होगा। इसका चाहे भार देख लें, चाहे हम रासायनिक गुण देख लें, चाहे हम आकार देख लें, वो बिल्कुल सेम होगा। तो यही डाल्टन का तीसरा पॉइंट था, एक ही तत्व के सभी परमाणु आपस में समान गुण रखते हैं। चौथा पॉइंट जो डाल्टन ने दिया, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में भिन्न गुण रखते हैं। अगर भिन्न भिन्न तत्व ले लें हम, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जो होते हैं उनके भार, आकार और रासायनिक गुण भी भिन्न होते हैं। जैसे परमाणु लें हम H का, तो ये H के परमाणु हो गए, और दूसरा परमाणु लें O का। अब H और O को कंपेयर करें तो इनके गुण जो होंगे वो बिल्कुल भिन्न होंगे। तो ये चौथा पॉइंट था डाल्टन के सिद्धांत का कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जो होते हैं वो आपस में भिन्न गुण रखते हैं। जैसे H और O के गुण देखें तो उनके जो प्रॉपर्टीज होंगी वो डिफरेंट होंगी, अलग अलग होंगी। उसके बाद पांचवा पॉइंट जो दिया डाल्टन ने, उसने कहा कि अलग अलग तत्वों के परमाणु जो होते हैं वो आपस में जब जुड़ते हैं तो सरल अनुपात में जुड़कर वो यौगिक बनाते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में जुड़कर यौगिक बनाते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणु जो होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में जुड़कर यौगिक बनाते हैं। निश्चित, सरल, अलग अलग तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में संयोग कर निश्चित अनुपात में संयोग कर यौगिक बनाते हैं। जैसे H2O, जल एक यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु से संयोग किया है। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु से संयोग कर, यानी निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं जब अलग अलग तत्वों के परमाणु, तो यौगिक बनता है। यह डाल्टन का 5वां पॉइंट था। और डाल्टन का 6ठा पॉइंट हम देखें तो रासायनिक अभिक्रिया में, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु जो होते हैं
वो न तो उत्पन्न होते हैं और न ही नष्ट। रासायनिक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु न तो उत्पन्न होते हैं और न ही नष्ट होते हैं, केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं, केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ये। इस नियम को हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। तो द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु न तो उत्पन्न होते हैं और न ही नष्ट होते हैं, केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं। तो यही नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम बना आगे चलकर। द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे एक रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल लूँ मैं, CaCO3, जब मैं इसको गर्म करता हूँ तो ये टूटता है CaO प्लस CO2 में। तो अभिकारकों का द्रव्यमान और उत्पादों का द्रव्यमान बिल्कुल बराबर होगा। अर्थात परमाणु अगर उत्पन्न होता तो फिर इधर द्रव्यमान बढ़ जाता, अगर परमाणु नष्ट होता तो इधर द्रव्यमान घट जाता। तो अगर परमाणु उत्पन्न होता तो उत्पादों में द्रव्यमान बढ़ता, अगर परमाणु नष्ट होता तो विकारकों में द्रव्यमान घटता। लेकिन परमाणु न तो उत्पन्न होता है न ही नष्ट होता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। इसका मतलब यह हुआ जितना द्रव्यमान विकारकों का होता है उतना ही द्रव्यमान उत्पादों का होता है। अब अणुभार सोल्व करके देख लें इसका। कैल्शियम का परमाणु भार 40, C का परमाणु भार 12 प्लस O का परमाणु भार 16 और 3 O है तो 48। जब इनका टोटल करेंगे तो इधर द्रव्यमान आ गया 100। टोटल करके देखोगे द्रव्यमान 100 आ जाएगा। इधर देखिए तो Ca का 40 प्लस O का 16, तो 40 16 56 तो इसका आ गया। फिर C का 12 प्लस O का 16, 16 दूना 32, 32 12 44 इसका आ गया। 56 और 44 का टोटल करोगे तो 100। तो 100 ही द्रव्यमान इधर है, 100 ही द्रव्यमान इधर है। इसका मतलब न तो परमाणु उत्पन्न हुआ है न ही नष्ट हुआ है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला है, अर्थात रीअरेंज हुआ है। तो ये डाल्टन के 6 बिंदु थे। एक बार रिपीट कर लें। सबसे पहले डाल्टन ने कहा कि कोई भी पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से बना है जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। दूसरा, परमाणु जो होता है वो अविभाज्य होता है, अर्थात इसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। तीसरा, उसने कहा एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं उनके गुण जो होते हैं बिल्कुल समान होते हैं, चाहे वो भंगार हो, चाहे वो आकार हो, चाहे वो रासायनिक गुण हो। जैसे परमाणु है हाइड्रोजन के तो H परमाणु है O के O। अब H अगर इनकी आपस में तुलना करें तो बिल्कुल सेम है। ऐसे ही O की आपस में तुलना करें तो बिल्कुल सेम है। तो ये तीसरा कथन था, एक ही तत्व के परमाणु जो होते हैं वो समान गुण रखते हैं। चौथा कथन जो है उसका भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जो होते हैं वो भिन्न गुण रखते हैं। तो जैसे H और O का गुण कंसिडर करें तो H के गुण अलग होंगे, O के गुण अलग होंगे। तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न गुण रखते हैं। पांचवा पॉइंट उसका आया, अलग अलग तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। जैसे जल के निर्माण में हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु से संयोग करते हैं तो जल बनता है। फिर छठा पॉइंट आया, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु न तो उत्पन्न होते हैं न ही नष्ट होते हैं, केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं, जो आगे चलकर द्रव्यमान संरक्षण का नियम बना। तो ये डाल्टन के 6 बिंदु थे मेन। अब बात करें परमाणु मॉडल की, तो जिसमें सबसे पहले जो परमाणु मॉडल हम डिस्कस कर रहे हैं वो थॉमसन मॉडल। अब हम बात कर रहे हैं थॉमसन मॉडल की। तो थॉमसन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कैथोड किरणों की जो खोज हुई थी वो जे थॉमसन। अब हम परमाणु मॉडल की चर्चा कर रहे हैं। परमाणु मॉडल, जिसमें पहला मॉडल हम उठा रहे हैं थॉमसन मॉडल। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, पढ़ा है अपने पीछे जे थॉमसन। कैथोड किरणों से संबंधित एक्सपेरिमेंट जो हमने पढ़ा था वहाँ हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनों की खोज की थी थॉमसन ने। तो थॉमसन को इतना तो पता था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन प्रोटॉन के बारे में उसको ज्ञान नहीं था। तो थॉमसन ने कहा कि परमाणु जो होता है वो एक गोला है जिसमें जगह जगह पर इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए हैं जो कि ऋणावेशित कण हैं।
परमाणु जो है वो एक गोला है जिसमें जगह जगह पर इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए हैं जो कि ऋणावेशित कण होते हैं। ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन। तो इस हिसाब से परमाणु जो होना चाहिए वो ऋणावेशित होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। लेकिन थॉमसन ने जब स्टडी की तो उसने पाया परमाणु जो है वो उदासीन है। परमाणु जो है वो उदासीन है। इसका मतलब परमाणु पर कहीं ना कहीं धनावेश भी है, पर वो उसका स्थान नहीं पता लगा पाया। इसलिए थॉमसन ने कह दिया कि परमाणु जो है वो एक धनावेशित गोला है। परमाणु जो है वो एक धनावेशित गोला है, अर्थात धनावेश जो है पूरे परमाणु में बिखरा हुआ है, क्योंकि वो उसका स्थान पता नहीं लगा पाया कि धनावेश है कहाँ पे, लेकिन उसको इतना पता लग गया कि परमाणु उदासीन है। इसका मतलब ऋणावेश के साथ साथ इसमें धनावेश भी है, और धनावेश जो है वो पूरे परमाणु में बिखरा हुआ है। जैसे तरबूज में लाल भाग, जैसे तरबूज में लाल भाग। तो थॉमसन के अनुसार परमाणु जो होता है वो एक धनावेशित गोला होता है जिसकी तुलना तरबूज के लाल भाग से की जा सकती है। जिस प्रकार सारे तरबूज में लाल भाग फैला होता है उसी प्रकार पूरे परमाणु में धनावेश फैला होता है, और इसमें बिखरे हुए ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन लगे होते हैं जैसे तरबूज में बीज, जिनका कोई निश्चित स्थान नहीं होता। जिस प्रकार तरबूज में बीज का कोई निश्चित स्थान नहीं होता, उसी प्रकार परमाणु में ऋणावेशित कण अर्थात इलेक्ट्रॉन का भी कोई निश्चित स्थान नहीं होता। ये थॉमसन का मॉडल था, प्लम पुडिंग मॉडल, और भारतीय अवधारणा में इसे तरबूज मॉडल के नाम से जाना जाता है। प्लम पुडिंग मॉडल आ जाए, क्रिसमस केक मॉडल आ जाए, तरबूज मॉडल आ जाए, ये थॉमसन मॉडल है। तो थॉमसन के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें धनावेश की मात्रा के बराबर ही ऋणावेश फैला होता है, इसलिए परमाणु जो होता है वो उदासीन होता है। जैसे यहाँ देख लें माइनस के 6 हैं, तो इसका मतलब इस पूरे परमाणु पर प्लस का भी 6 है। तो धनावेश के बराबर ही ऋणावेश फैला होता है, इसलिए परमाणु जो होता है वो बिल्कुल उदासीन होता है। क्लियर। और इसमें धनावेश उसी प्रकार फैला होता है जिस प्रकार तरबूज में लाल भाग, यानी कुल मिलाकर सारे परमाणु में ही धनावेश फैला होता है। क्योंकि थॉमसन को धनावेश का स्थान पता नहीं था तो उसने कह दिया जिस प्रकार तरबूज में लाल भाग फैला होता है उसी प्रकार परमाणु में धनावेश फैला होता है, और इलेक्ट्रॉन उस परमाणु में उसी प्रकार लगे होते हैं जैसे तरबूज में बीज लगे होते हैं। और इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो धनावेश की संख्या के मात्रा के बिल्कुल बराबर होती है, इसलिए परमाणु जो होते हैं वो बिल्कुल उदासीन होता है। और इलेक्ट्रॉन जो है ये बता दूं आपको मैं, पुडिंग लाल भाग है, यानी तरबूज का लाल भाग पुडिंग है, और इलेक्ट्रॉन जो है तरबूज का बीज जो है वो प्लम में, प्लम पुडिंग में पूछ लेता है तो प्लम पुडिंग की व्याख्या करवा लेता है। तो पुडिंग जो है उसकी तुलना तरबूज के लाल भाग से करनी है, और प्लम जो है उसकी तुलना तरबूज के बीज से करनी है। क्लियर। तो प्लम पुडिंग में भी पूछ लेता है, तो प्लम जो है वो इलेक्ट्रॉन है और पुडिंग जो है वो धनावेशित भाग है। तो ये थॉमसन का मॉडल था हमारे पास। क्रिसमस केक मॉडल आ जाए, प्लम पुडिंग मॉडल आ जाए, भारतीय अवधारणा में आ जाए तो तरबूज मॉडल है। उसके बाद अपने पास जो सिद्धांत आया वो आया रदरफोर्ड। वो जो मॉडल आया अगला रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल। अब देखिए रदरफोर्ड मॉडल क्या था। तो अगला मॉडल हमारे पास आया रदरफोर्ड मॉडल। अब रदरफोर्ड मॉडल क्या था उसको देखें हम लोग। तो रदरफोर्ड ने 1911 में अपना एक्सपेरिमेंट किया था, और उसने सोने की पन्नी ली थी। सोने की पन्नी जो बहुत सारे परमाणुओं से बनी हुई है, तो सोने की पन्नी पर रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, सोने की पन्नी पर। तो पहली बात, रदरफोर्ड ने अपना जो प्रयोग किया था वो स्वर्ण पत्र, सोने की पन्नी पर जो बहुत सारे परमाणुओं से बनी हुई थी। लेकिन मैंने जस्ट यहाँ सोने का एक परमाणु उठाया है, वैसे तो ऐसे बहुत सारे परमाणु थे, पर हमने जस्ट अभी एक परमाणु उठाया है। अब रदरफोर्ड ने क्या किया, सोने की पन्नी ले ली, स्वर्ण पत्र हो गया, अपने सोने का जस्ट एक परमाणु दिखा रहे हैं यहाँ।
और अल्फा कणों की इस पे बौछार की। अल्फा कणों की बमबारी। अब अल्फा कण के बारे में पूछ ले तो अल्फा कण जो होते हैं वो He+2 द्विधनावेशित हीलियम कण, द्विधनावेशित हीलियम कण जो होते हैं वो अल्फा कण होते हैं। द्विधनावेशित हीलियम कण, ये अल्फा कण होते हैं। He+2 हीलियम का नाभिक अल्फा कण है, द्विधनावेशित हीलियम कण। तो रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी ली और उस पर अल्फा कणों की बमबारी की, अल्फा कणों की बमबारी की, और उसके बिल्कुल सामने, सोने की पन्नी के बिल्कुल सामने जेडनेस का एक पर्दा लगा दिया। ये जिंक सल्फाइड का एक पर्दा लगाया, जेडनेस, जिंक सल्फाइड का एक पर्दा लगा दिया, क्योंकि इधर से जब अल्फा कण आएगा तो वो इससे टक्कर करेगा और यहाँ प्रतिदीप्ति उत्पन्न करेगा, ताकि उसे अल्फा कण का रास्ता पता लग सके, पथ पता लग सके। अदरवाइज ज्ञान नहीं होता कि किधर अल्फा कण गया, क्योंकि अल्फा कण जो है वो नग्न आंखों से नहीं दिखता। तो इधर से जब वो छोड़ता था तो बिल्कुल यहाँ प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती थी, तो वो आइडिया लगा लेता था कि अल्फा कण की पोजीशन किधर से किधर गई। तो स्वर्ण पत्र, सोने की पन्नी ली उसने, अल्फा कणों की बौछार की सोने की पन्नी पर। अल्फा कण क्या है? द्विधनावेशित हीलियम कण। सामने जेडनेस का पर्दा लगाया। अब प्रेक्षण क्या प्राप्त किए उसने? प्रेक्षण जो उसने देखे, ज़्यादातर अल्फा कण सीधे निकल गए। तो जैसे यहाँ से अल्फा कण छोड़ा उसने तो बिल्कुल सामने चमक उत्पन्न हुई, तो उसको पता लग गया कि इसका मतलब ये अल्फा कण बिल्कुल सीधा चला गया। ऐसे ही बहुत सारे अल्फा कण जो थे वो बिल्कुल सीधे चले गए। अधिकांश अल्फा कण बिल्कुल सीधे निकल गए। तो अब निष्कर्ष भी साथ प्रेक्षण लिख लेते हैं। पहले तो प्रेक्षण क्या दिखा उसको? पहला, अधिकांश अल्फा कण क्या हुआ? सीधे निकले, ज़्यादातर अल्फा कण सीधे निकले, ये प्रेक्षण था। दूसरा उसने देखा कुछ अल्फा कण 120 डिग्री के कोण से विचलित हो गए। कुछ अल्फा कण 120 डिग्री के कोण से विचलित हो गए। तो जैसे इधर से अल्फा कण छोड़ा, लेकिन प्रतिदीप्ति यहाँ उत्पन्न हुई, प्रतिदीप्ति यहाँ उत्पन्न हुई, तो उसको आइडिया लग गया कि अल्फा कण मुड़ गया है। क्लियर? तो कुछ अल्फा कण 120 डिग्री से विचलित हो गए और लगभग 10,000 में से एक या 20,000 में से एक, वो अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा हुआ है, तो 10,000 में से एक अल्फा कण गया, टकराया और वापिस आ गया। 10,000 में से एक अल्फा कण आगे गया, टकराया और वापिस अपने पथ पर ही लौट आया। तो 10,000 में से एक अल्फा कण वापिस आ गया। 10,000 में से एक अल्फा कण जो था वो पुनः लौट आया। दस हजार में से एक अल्फा कण पुनः लौट आया। तो ये रदरफोर्ड के प्रेक्षण थे जो उसको दिखाई दिया। अधिकांश अल्फा कण सीधे निकले। पहले तो उसका प्रयोग क्या था? सोने की पन्नी पर उसने प्रयोग किया था, सामने जेडनेस का पर्दा लगाया था, अल्फा कणों की बमबारी की थी। अब अल्फा कण पूछ लेते हैं तो द्विधनावेशित हीलियम कण है। प्रेक्षण क्या था? अधिकांश अल्फा कण बिल्कुल सीधे निकल गए थे, कुछ अल्फा कण 120 डिग्री से मुड़ गए थे और 10,000 में से एक अल्फा कण वापिस लौट आया था। अब निष्कर्ष क्या निकाले? निष्कर्ष क्या निकले उसके कि अधिकांश भाग जो है वो खोखला है। इसीलिए वो ज़्यादातर अल्फा कण सीधे निकल गए। अधिकांश भाग, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, इसलिए ज़्यादातर अल्फा कण जो होते हैं बिल्कुल सीधे निकल जाते हैं। कुछ अल्फा कण 20 डिग्री के कोण से मुड़े, इसका मतलब परमाणु के केंद्र में धनावेश उपस्थित है। परमाणु के केंद्र में धनावेश उपस्थित है, क्योंकि अल्फा कणों पर भी प्लस आवेश होता है। प्लस ही प्लस से प्रतिकर्षित होकर मुड़ सकता है। तो उसने आइडिया लगा लिया भी ये प्लस वाला कण आ रहा था,
अगर सेंटर में माइनस होता तो प्लस माइनस की ओर मुड़ जाता, लेकिन जब ये प्लस आ रहा था तो ये उससे प्रतिकर्षित हो गया और उससे दूर चला गया। इसका मतलब प्रतिकर्षण हुआ है, तो इसका मतलब सेंटर में भी प्लस आवेश ही है। क्लियर? तो परमाणु के केंद्र में धनावेश उपस्थित है। और फिर जो एक अल्फा कण वापिस लौटा तो इसने कहा इसका मतलब वो धनावेशित भाग जो है वो बहुत ज़्यादा कठोर है। अगर वो कठोर नहीं होता, वो हार्ड नहीं होता, तो अल्फा कण उसको तोड़कर आगे चला जाता, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। अल्फा कण उसको तोड़ नहीं पाया, उसको पार नहीं कर पाया, बल्कि उससे टकराकर वापस लौट आया। और इसी धनावेशित कठोर भाग को ही रदरफोर्ड ने नाभिक नाम दिया था। तो नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने, जिसके लिए रदरफोर्ड को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो नोबेल पुरस्कार मिला था रदरफोर्ड को नाभिक की खोज के लिए। तो ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था। ज़्यादातर अल्फा कण सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण 120 डिग्री के कोण से मुड़ गए और 10,000 में से एक वापस लौट आया। सीधे क्यों निकले? क्योंकि अधिकांश भाग खोखला है। मुड़े क्यों? क्योंकि सेंटर में धनावेश है और अल्फा कण भी धनावेशित होते हैं, तो धनावेश और धनावेश में प्रतिकर्षण हुआ, इसलिए मुड़ गए। 10,000 में से एक वापस लौट आया, इसका मतलब वो धनावेश बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा कठोर है। अगर वो कठोर नहीं होता तो वो तोड़ देता उसको, इसलिए वो धनावेशित भाग जो है बहुत ज़्यादा कठोर है। और इस कठोर भाग को रदरफोर्ड ने नाभिक नाम दिया था और ये कहा था कि ये इतना ज़्यादा हार्ड है कि सारा के सारा भार जो है वो परमाणु के नाभिक में उपस्थित है। सारा के सारा भार परमाणु के नाभिक में ही उपस्थित है। तो परमाणु के नाभिक में दो कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और वर्तमान में हम पढ़ चुके हैं कि प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योग ही द्रव्यमान संख्या कहलाता है। पीछे 2 टॉपिक मैं करवा चुका हूँ आपको इससे रिलेटेड। तत्व परमाणु अणु और मिश्रण में हमने डिस्कस किया था थोड़ा बहुत इसके बारे में। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे हैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप वो वीडियो देख लेना और फिर इस पे आना। अब रदरफोर्ड की कमी क्या निकली? जो सबसे मेन कमी निकली रदरफोर्ड की, रदरफोर्ड ने ये कह दिया कि सेंटर में नाभिक है और नाभिक पर धनावेश है। सेंटर में नाभिक है और नाभिक पर धनावेश है, और इसके बाहर जो है जो खोखला भाग है, वृत्ताकार भाग, उसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो चक्कर लगा रहे हैं, जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो ये रदरफोर्ड ने कह दिया। तो रदरफोर्ड के मॉडल को हम लोग सौर मॉडल भी कहते हैं। सौर मॉडल, जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, उस प्रकार नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो ये रदरफोर्ड का मॉडल था। उसने कहा धनावेश जो होता है, थॉमसन को ये नहीं पता था धनावेश कहाँ है, लेकिन रदरफोर्ड ने बता दिया कि धनावेश जो होता है बिल्कुल केंद्र में होता है और उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब कमी क्या थी इसकी? क्लार्क मैक्सवेल का कथन है कि जब भी कोई आवेशित कण चक्कर लगाता है तो उसकी ऊर्जा में धीरे धीरे कमी आती है। जैसे ये मान लो नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है। अब इसने चक्कर लगाना शुरू किया तो इसकी ऊर्जा में धीरे धीरे कमी आएगी तो इसका पथ धीरे धीरे छोटा होता जाएगा और लास्ट में इसका पथ छोटा होता होता ये नाभिक के अंदर गिर जाना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक आवेशित कण है और आवेशित कण जब चक्कर लगाता है तो उसकी ऊर्जा में कमी आती है और धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होती जानी चाहिए और इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक में समा जाना चाहिए, अर्थात परमाणु जो है वो अस्थायी होना चाहिए। तो ये क्लार्क मैक्सवेल का कथन था, जिसका जवाब जो था वो रदरफोर्ड के पास नहीं था। तो ये रदरफोर्ड मॉडल की कमी थी। क्लार्क मैक्सवेल ने कहा कि जब भी कोई आवेशित कण चक्कर लगाता है तो वह विकिरणों के रूप में कुछ ना कुछ ऊर्जा मुक्त करता है, जिससे उसकी ऊर्जा में कमी आती जाती है और वो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के समीप आता जाना चाहिए और अंततः उस नाभिक में गिर जाना चाहिए, उस नाभिक में समा जाना चाहिए, अर्थात परमाणु जो है वो अस्थायी होना चाहिए। इसका जो आंसर था वो रदरफोर्ड के पास नहीं था। तो इसकी चर्चा करेंगे हम बोहर मॉडल में। बोहर मॉडल कल हम डिस्कस करेंगे, परमाणु के स्पेक्ट्रम को भी डिस्कस करेंगे, कल कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक को। तो बोहर ने कहा था कि जब भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, एक बात बता देता हूँ कि क्यों नहीं गिरा वो इलेक्ट्रॉन उसमें,
इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उस पर दो बल काम करते हैं। एक तो अभिकेंद्री जो उसको नाभिक की ओर खींचता है, और एक अपकेंद्री जो उसको नाभिक से दूर धकेलता है। एक अपकेंद्री बल, एक अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल इसको अंदर की ओर खींचता है, अपकेंद्री बल इसको बाहर की ओर खींचता है, और ये दोनों बल बिल्कुल बराबर होते हैं। इसलिए बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब किसी कक्षा में चक्कर लगा रहा होता है तो उस कक्षा में दो बल उस पर लग रहे होते हैं, एक अभिकेंद्री और एक अपकेंद्री, जिनका मान बिल्कुल बराबर होता है। इसलिए वो इलेक्ट्रॉन जो होता है उसी कक्षा में चक्कर लगाता रहता है, नाभिक के अंदर नहीं गिरता। खैर, बोहर मॉडल की चर्चा अपने कल करेंगे। तो ये 3 टॉपिक हमने आज पढ़े, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल। कल हम बोहर मॉडल कंप्लीट करके इस यूनिट को पूरा कर देंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक करें, आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।